सिल्वर लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं BZYCT 133 कोर्स के ब्लॉक 4 यूनिट 14 के बारे में। और इसमें हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी जादू से कम नहीं लगता। सवाल है क्या? सवाल ये है कि आखिर कैसे एक अकेली बिल्कुल साधारण सी कोशिका एक पूरे के पूरे फुदकने वाले मेंढक में बदल जाती है। सच में ये कुदरत के सबसे बड़े अजूबों में से एक है और आज हम इसी हैरत अंगेज सफर के हर एक पड़ाव को बहुत करीब से देखने वाले हैं। आप देखिए, ये जो कमाल की यात्रा है ना, ये सेल के पहले डिवीजन से भी कहीं बहुत पहले शुरू हो जाती है। असल में अंडे के अंदर ही एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार रहता है। यही ब्लूप्रिंट आगे के हर एक स्टेप को गाइड करने वाला है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है अंडे की अपनी पोलैरिटी, यानी उसकी ध्रुवता, जो पहले से मौजूद होती है। मतलब एक अनफर्टिलाइज्ड मेंढक के अंडे में भी एक तरफ पिगमेंट वाला एनिमल हेमिस्फीयर होता है और दूसरी तरफ योक से भरा वेजिटल हेमिस्फीयर। और यही जो एनिमल वेजिटल एक्सिस है ना, समझिए यही शरीर के डिजाइन का पहला और सबसे बुनियादी कदम है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जैसे ही एक स्पर्म अंडे में एंट्री लेता है, अंडे का जो बाहरी हिस्सा है कॉर्टेक्स, वो ठीक 30 डिग्री घूम जाता है और बस इसी एक मूवमेंट से यह तय हो जाता है कि मेंढक की पीठ यानी डॉर्सल साइड कहाँ होगी और पेट यानी वेंट्रल साइड कहाँ। सोचकर देखिए, बस एक पल और पूरे शरीर का नक्शा तय हो गया। तो ठीक है, बॉडी का लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे सब तय हो गया। अब क्या? अब शुरू होता है असली कंस्ट्रक्शन का काम। अगला फेज है क्लीवेज यानी विदलन। ये वो स्टेज है जब एक सेल तेजी से डिवाइड होना शुरू करता है और देखते ही देखते हजारों सेल्स की एक खोखली गेंद बन जाती है। इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। और ये जो पहले 3 डिविजन्स होते हैं ना, वो कमाल की प्रिसिशन के साथ होते हैं। पहला डिवीजन होता है वर्टिकल, जो भ्रूण को भविष्य के लेफ्ट और राइट हिस्सों में बांट देता है। दूसरा डिवीजन भी वर्टिकल ही होता है, जिससे 4 हिस्से बन जाते हैं। और फिर आता है तीसरा डिवीजन, जो हॉरिजॉन्टल होता है। इससे ऊपर छोटे एनिमल सेल्स बनते हैं और नीचे की तरफ बड़े वेजिटल सेल्स। अब देखिए, लगभग 12 डिविजन्स के बाद एक बहुत बहुत जरूरी मोड़ आता है। इसे कहते हैं मिड ब्लास्ट्यूला ट्रांजिशन या MBT। ये वो पॉइंट है जब भ्रूण के अपने जीन, जिन्हें जाइगोटिक जीन कहते हैं, पहली बार एक्टिवेट होते हैं और वो मां से मिले शुरुआती निर्देशों की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। कह सकते हैं कि ये वो पल है जब भ्रूण सही मायनों में आत्मनिर्भर बनता है। चलिए, अब हम डेवलपमेंट के सबसे डायनामिक और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गए हैं। इसका नाम है गैस्ट्रुलेशन। आप इसे सेल्स का ग्रेट माइग्रेशन या महाप्रवास भी कह सकते हैं। एक ऐसी स्टेज जहां हजारों सेल्स एक एपिक जर्नी पर निकलते हैं ताकि शरीर की बुनियादी परतें बना सकें। तो ये गैस्ट्रुलेशन शुरू कैसे होता है? देखने में तो ये काफी सिंपल लगता है। जहां भविष्य में पीठ बननी है, उस सतह पर कुछ स्पेशल बॉटल सेल्स अपना शेप बदलते हैं और अंदर की तरफ धंसने लगते हैं। इससे एक छोटी सी दरार जैसा मुंह खुलता है, जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। और फिर बाकी सेल्स इसी ब्लास्टोपोर के किनारे से लुढ़कते हुए भ्रूण के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को इन्वोल्यूशन कहा जाता है। अब ये जो मूवमेंट है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने के लिए हमारे सोर्स में एक बहुत बढ़िया एनालॉजी दी गई है। जरा कल्पना कीजिए, सड़क पर कारों की कई सारी लाइनें हैं और उन सबको आगे बढ़कर एक सिंगल लाइन बनानी है ताकि वो एक ही लेन में जा सकें। ये कन्वर्जेंट एक्सटेंशन का परफेक्ट उदाहरण है, जहां टिश्यूज सिकुड़कर लंबे होते जाते हैं। तो इस पूरे महाप्रवास का, इस ग्रेट माइग्रेशन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि 3 बुनियादी जर्म लेयर्स बन जाती हैं। सबसे बाहरी एक्टोडर्म, जिससे आगे चलकर स्किन और पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा। बीच वाली मीजोडर्म, जिससे मसल्स, हड्डियां और बाकी अंग बनेंगे। और सबसे अंदरूनी एंडोडर्म, जो हमारे गट यानी पाचन तंत्र की लाइनिंग बनाएगी। सोचिए, एक एडल्ट बॉडी का हर एक हिस्सा इन्हीं 3 लेयर्स से पैदा होता है। अच्छा, तो बॉडी की लेयर्स तो बन गईं। अब अगला बड़ा काम क्या है? अगला काम है कमांड सेंटर बनाना, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। और ये होता है न्यूरिबुलेशन की प्रक्रिया से। इसमें होता यह है कि एक्टोडर्म की एक फ्लैट शीट, एक चादर, खुद को फोल्ड करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो सवाल है, एक नर्वस सिस्टम बनता कैसे है? ये किसी बायोलॉजिकल ओरिगामी यानी कागज मोड़ने की कला जैसा है। स्टेप 1,
डॉर्सल एक्टोडर्म का एक हिस्सा मोटा होकर न्यूरल प्लेट बनाता है। स्टेप 2, इस प्लेट के किनारे ऊपर की तरफ उठते हैं जिन्हें न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। स्टेप 3, ये फोल्ड्स एक दूसरे की तरफ झुकते हैं और बीच में आकर फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और स्टेप 4, ये जो पूरी ट्यूब बनी है ये ऊपर वाली एक्टोडर्म से अलग हो जाती है और जो ऊपर वाली एक्टोडर्म बची वो हमारी स्किन बन जाती है ना कमाल? लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये ट्यूब और स्किन इतनी सफाई से एक दूसरे से अलग कैसे हो जाते हैं? इसका सीक्रेट छिपा है एक तरह के मॉलिक्यूलर ग्लू में। देखिए, जो सरफेस एक्टोडर्म है यानी जो स्किन बनेगी वो ई-कैडरिन नाम का एक मॉलिक्यूल बनाती है। ये मॉलिक्यूल उसकी सेल्स को आपस में चिपका कर रखता है। वहीं दूसरी तरफ जो न्यूरल ट्यूब है वो ई-कैडरिन बनाना बंद कर देती है और एन-कैडरिन बनाना शुरू कर देती है। बस इसी मॉलिक्यूलर ग्लू के फर्क की वजह से दोनों टिश्यूज एक दूसरे से क्लीनली अलग हो जाते हैं। और अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पे आते हैं। वो है मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। ये वो स्टेज है जहां पानी में तैरने वाला एक टैडपोल खुद को पूरी तरह से री-इंजीनियर करके जमीन पर फुदकने वाले एक मेंढक में बदल देता है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन है। अगर आप इस बदलाव का स्केल देखना चाहते हैं तो बस इस तुलना को देखिए। टैडपोल जो पानी में रहता है और मेंढक जो जमीन पर रहता है। टैडपोल गिल से सांस लेता है, मेंढक फेफड़ों और स्किन से। टैडपोल अपनी पूंछ से तैरता है, मेंढक अपने पैरों से चलता है। टैडपोल शाकाहारी होता है, मेंढक मांसाहारी। यहां तक कि एक्सक्रीशन का तरीका भी बदल जाता है, अमोनिया से यूरिया। ये वाकई एक ही जानवर के अंदर दो अलग अलग जिंदगियों की कहानी है। तो ये पूरा कायांतरण 3 मेन स्टेजेस में होता है। पहला है प्री मेटामॉर्फोसिस। इसमें टैडपोल सिर्फ साइज में बड़ा होता है और कुछ खास नहीं बदलता। फिर आता है प्रो मेटामॉर्फोसिस। इस स्टेज में पिछले पैर यानी हिंड लिम्स उगना शुरू हो जाते हैं। और आखिर में आता है मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। इसमें अगले पैर निकलते हैं, पूंछ धीरे धीरे शरीर में ही रीएब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी सारे बदलाव बहुत तेजी से पूरे होते हैं। पर इन सब बदलावों को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन्हें कौन ऑर्डर दे रहा है? इसका जवाब है एक बहुत ही सटीक हार्मोनल चेन ऑफ कमांड। देखिए, सबसे पहले हाइपोथैलेमस CRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH रिलीज करने के लिए कहता है। फिर TSH जाकर थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4 बनाने का सिग्नल देता है। और आखिर में यही हार्मोन्स खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचते हैं और इन जबरदस्त बदलावों को शुरू कर देते हैं। तो एक सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स जीव बनने का यह सफर वाकई डिवीजन, माइग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की एक अविश्वसनीय गाथा है। ये कहानी सिर्फ बायोलॉजी की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक बहुत ही मामूली शुरुआत से एक अनइमेजिनेबल, अविश्वसनीय जटिलता पैदा हो सकती है। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे।